मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। आप लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में सुना होगा। यस मैम। तो मौलिक अधिकार जो होता है मनुष्य को किसी देश के द्वारा दिया गया अधिकार है, जिसे संवैधानिक रूप से वैधानिक रूप से उन्हें वो अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसके आधार पर कोई भी मनुष्य क्या करता है, अपना सर्वांगीण विकास करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य होने के नाते हमें कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, है ना। जैसे कि आपको कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए, आप बता सकते हैं। हम घूम फिर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हैं, चाहे वो हमें कब खाना है, कब सोना है ना। हमें इसके लिए किसी की इजाज़त लेनी नहीं पड़ती है ना। तो इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, वो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार घोषणा के द्वारा हमें वो सारे मानवाधिकार प्रदान किए गए हैं जो हमें व्यक्तिगत जीवन में और हमें सार्वजनिक जीवन में, ठीक है, कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए उनके बारे में वो बताते हैं, व्याख्या करते हैं और इसे एक कानूनी आधार प्रदान किया गया। अगर हमें हमारे किसी मानव अधिकार के खिलाफ या मानव अधिकार के विरुद्ध में या अगर हमारी मर्जी के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा दंड दिया जाता है या कोई आपराधिक घटनाएं हमारे साथ होती है या कुछ हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस संबंध में हम कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, है ना। हम अपनी मर्जी से जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को सामने रख करके हम अपना विकास करते हैं, तो वो हमारा अधिकार है ना। अब जानते हैं कि हर देश अपनी जनता को, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं। अधिकार क्यों जरूरी है? अधिकार की क्या आवश्यकता है? हमें अधिकार की आवश्यकता है क्योंकि हम अधिकार के साथ अपने इच्छाओं को, अपने जरूरतों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अगर हमें अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा तो शायद हम अपना विकास बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसका आधार क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि अधिकार क्या है, राइट्स क्या है, उसके कई सारे प्रकार हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे नेचुरल राइट, इसको बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकार होता क्या है? मानव समाज को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं जो हमें जन्म के साथ मिलते हैं, बाय बर्थ हमें मिलता है, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, है ना। हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता मिली है और हमें स्वतंत्र रूप से रहने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। हमें इसके लिए किसी की इजाजत लेनी नहीं पड़ती है ना। सेकंड हम लोग देखते हैं लीगल राइट्स या वैधानिक अधिकार, उसी को हम लोग कानूनी अधिकार भी कहते हैं, है ना। कानूनी अधिकार क्या है? इसमें हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्ट करता है कौन? लॉ, है ना। कानून हमें क्या करता है? अपनी सुरक्षा देता है। कब? जब हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लीगल राइट्स में हम लोग एक उदाहरण देख सकते हैं कि राइट टू वोट, है ना। किसी भी देश का नागरिक अगर उस देश में निवास करता है तो उसे कुछ राजनीतिक, कुछ कानूनी अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। हम लीगल राइट्स में देख सकते हैं कि इसे राइट टू जो वोट है वो एक पॉलिटिकल राइट्स के रूप में भी जाना जाता है। राइट टू वोट एक व्यक्ति को तभी प्रदान किया जाता है या वो अधिकार तभी प्रदान किया जाता है जब वो किसी देश का नागरिक होता है और उस देश का नागरिक होने के नाते वो अपने प्रतिनिधि को चुनता है ना। हम लोग भारत देश के नागरिक हैं ना। इसका क्या प्रमाण है कि हम भारत देश के नागरिक हैं? कोई प्रूफ है आपके पास? क्या भारत का आधार कार्ड, उसके अलावा वोटर आईडी, है ना। उसमें आपकी कौन कौन सी डिटेल्स दी गई होती हैं? आपका नाम और पिता का नाम,
पिता का नाम, माता का नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, है ना, या आप कहाँ निवास करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। आप जहाँ के रहने वाले हैं उससे बताता है कि आप किस जगह के निवासी हो, किस जगह के निवासी होने के साथ साथ किस राज्य के हैं, किस जिले के हैं, किस देश के हैं, है ना, वही आपको प्रमाण देता है। और उसी के आधार पर आपको क्या किया जाता है, वोट देने का अधिकार मिलता है। उसे हम लोग कानूनी रूप से प्राप्त कर लेते हैं, वो हमें अधिकार के रूप में मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो राइट्स का जो तीसरा थर्ड जो टाइप्स है होता है फंडामेंटल राइट्स, है ना। ये क्या किया जाता है, बेसिक राइट्स जेनरेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हर देश का कोई ना कोई संविधान जरूर होता है, चाहे वो लिखित हो चाहे वो अलिखित। हमारे देश में क्या है, कैसा संविधान है, लिखित संविधान, सबसे लंबा संविधान। ठीक है, तो हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो कैसे हैं, संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए। कब प्रदत्त किए गए हम, कब दिए गए हम संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार, कब दिए गए हैं, 1947 नहीं, कब, संविधान कब बना, 1949 में, है ना। उसको लागू कब किया गया, 1950 में, है ना। तो हम 1950 के साथ ही हम अपने फंडामेंटल राइट्स को पाते हैं। ठीक है, भारत में फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार जो है वो 1950 के बाद हमें प्रदान किया गया। अब उसके साथ हमें क्या दिया गया, इक्वालिटी दिया गया, हमें समानता दे दी गई, हमें फ्रीडम दे दिया गया, स्वतंत्रता दे दी गई, है ना। कैसे दिया गया, ये सारी चीजें कहाँ वर्णित किया गया है, कहाँ वर्णन है, संविधान में। और संविधान की प्रस्तावना में इन सारे अधिकारों का, इन सारी जो भी हमें अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सब चीज की व्यवस्था की गई है वो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो राइट्स है उसका टाइप है ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार। ये कैसा है, यूनिवर्सल राइट्स, है ना, इसको बोलते हैं वैश्विक अधिकार। पूरे विश्व में जो भी मानव समाज है उसको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स। एक मानव होने के नाते एक मानव को किन किन चीजों की आवश्यकता है ना। आप जानते हो, हमने पहले भी पढ़ा है कि अधिकार जो है वो किससे उत्पन्न होता है, हमारी आवश्यकताओं से, हमारी जो नीड्स है, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी जो जरूरतें हैं उससे क्या आती है, डिमांड्स आती है, मांग करते हैं हम, है ना। उसके बाद जब मांग जो है हम किसी व्यक्ति के समूह को या किसी के समक्ष रखते हैं तो वो हमें वो सारी अधिकार या वो सारी चीजें हमें प्रदान करते हैं। जब वो चीजों को हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम अपने अधिकार के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मानव अधिकार भी उसी तरीके से है कि सारे जो मानव हैं या सारे जो लोग हैं उसको क्या मिला गया है, यूनिवर्सल राइट्स। सारे मानव समाज को मानव अधिकार के रूप में कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके आधार पर एक मानव जो है या मानव समाज जो है वो क्या करता है, अपना सर्वांगीण विकास करता है, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप समाज के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक, राजनीतिक, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप जाए, आपको हर तरीके से, हर प्रकार से आपको सुरक्षा, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, हर चीज की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए आप क्या करते हैं, अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं और अपना विशेष योगदान आप अपने देश को प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अधिकार के संबंध में हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है, क्या बताता है। ठीक है, ये बताता है कि राइट्स है क्या, है ना। वो बताता है कि ये लीगल, सोशल एंड मोरल प्रिंसिपल्स के आधार पर हमें क्या किया गया है, खुद स्वतंत्रता दी गई है, जिससे क्या किया जाएगा, एवरी इंडिविजुअल क्या किया जाएगा, उसके द्वारा प्रोसेस होगा या उस प्रक्रिया के आधार पर अपने सर्वांगीण विकास में अपनी विशेष वो लाभ ले सकता है। ठीक है, अब लीगल मतलब कानूनी, सामाजिक
और नैतिक प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। इस 3 सिद्धांत के आधार पर मोरल, सोशल और लीगल, है ना, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से। आप जानते हो कि नैतिक किसे कहते हैं, नैतिकता किसे कहते हैं? मोरल वैल्यूज हम लोग जानते हैं, है ना, कि क्या सही है और क्या गलत है, इस आधार पे हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, है ना। आप हर चीज को जो आपको मन कर रहा है या इच्छा कर रहा है उसके आधार पे आप नहीं काम करते हैं। आप मोरल वैल्यूज को जानते हैं, क्या सही और क्या गलत है, उस आधार पे हमें अधिकार मिलता है ना। ये नहीं कि मुझे अधिकार मिल गया तो हम किसी को भी मार दें, गोली मार दें या चाकू मार दें, वो क्या है, अपराध है। क्योंकि हमें गुस्सा आता है कि नहीं आता है ना, खुश भी होते हैं, गुस्सा भी आता है। हम गुस्सा जब होते हैं तो लगता है कि किसी को कुछ हानि पहुंचा दे, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या चाहिए, हमें लीगल चाहिए, है ना, लीगल चाहिए, वैधानिक चाहिए, जो कानून के द्वारा हमें अधिकार प्रदान किया गया है ना। कानून क्या करेगा, जिस अधिकार को हमें देगा उसे ही हम प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा से कुछ भी करेंगे, क्योंकि मानव का जो स्वभाव है ना, वो कैसा है, जॉन लोग कहते हैं मनुष्य विवेकशील प्राणी है, बोलते हैं ना, ठीक है। अब विवेकशील होने के नाते आप सभी क्या हैं, बुद्धिमान हैं, जाहिर सी बात है। तो हम बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। गुस्सा आता है तो करते हैं, हाँ? अगर मन किया तो हम लोग, अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी चीज के बारे में, है ना, या मान लिया डिसिप्लिन के मैटर पे बोला जाएगा कि ट्रायंगल में आओ, कुछ प्रोग्राम होने वाला है, ऊपर से बहुत कोई नहीं आते, 4th फ्लोर है ना, चढ़ना पड़ेगा, तो क्या कर रहे हैं हम, अपनी मर्जी के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन एक नियम बन गया है कि अगर ऊपर वाले नीचे नहीं आएंगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो अधिकार है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कानूनी रूप होने से क्या होता है कि हमें कानून का डर होता है कि अगर हम उसको गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे दंड मिलेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ शोषण, है ना, अगर हम किसी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वो सिर्फ मेरे हित के लिए है तो वो काफी हद तक सही नहीं है ना। हमें जब संविधान के द्वारा कोई अधिकार प्रदान किया जाता है तो उसका मतलब या उसका उद्देश्य ये होता है कि समाज के हर एक वर्ग, हर एक लोग क्या करें, उससे लाभ ले सके, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, they define what are allowed to do or have and they help protect individuals from unfair treatment, है ना। मतलब कि क्या होगा कि ये ऐसे चीजों को परिभाषित करते हैं या इन चीजों को अलाउ करते हैं जहां पर कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसमें आपको क्या देगा, ये प्रोटेक्ट करेगा समाज के लोगों को एक साथ नहीं, बल्कि अगर किसी एक व्यक्ति के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो क्या किया जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार उस अधिकार के तहत आपको सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा कौन देगा, कानून या न्यायपालिका हमें संरक्षण देगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो डिग्निटी है, इक्वालिटी है एंड जस्टिस है, और ये जो सोसाइटी है वो क्या कर रहा है, ये हमारे जीवन को जीने के लिए एक व्यवस्था बता रहा है। कहने का मतलब है कि डिग्निटी मतलब गरिमा, इक्वालिटी समानता, न्याय, और ये सोसाइटी में, है ना, सोसाइटी में हमें इस तरीके से गरिमा के साथ, गरिमा मतलब क्या होता है, सम्मान, है ना। आपको सम्मान चाहिए कि नहीं समाज में, है ना, आपको सम्मान चाहिए, आपको क्या चाहिए, समानता चाहिए, आपको क्या चाहिए, न्याय चाहिए। और इस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्या देता है, सोसाइटी में या समाज में रहने के लिए एक हमें वो माहौल प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्या करता है, प्रोटेक्ट बाय द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अधिकार को क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके अधिकारों को आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप जब कभी भी आपके साथ आप देखोगे कहीं चोरी हो जा रहा है, किसी की हत्या हो जा रही है ना, या किसी के साथ अन्याय हो रहा है, या किसी के साथ मिसबिहेव हो रहा है, या किसी को कोई गलत शब्दों से या अपमानित क्यों ना कर रहा है, उसके लिए हम लोग किसके पास जाते हैं,
अगर केस कर दिया जाए उसके खिलाफ या उसके संबंध में कानून या न्यायालय के पास अगर हम लोग जाते हैं तो उसके खिलाफ क्या होता है? आवाज़ उठती है ना, आवाज़ उठती है। सिर्फ आवाज़ उठती है या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, जुर्माना भरना पड़ता है या कुछ समय के लिए जेल में भी रहना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं इन सिंपल टर्म्स राइट्स आर द थिंग दैट अ पर्सन कैन राइटफुली क्लेम, है ना। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप न्यायालय के पास क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, है ना। आपके साथ ये गलत हुआ है उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये कब बोलेंगे? जब हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है? द राइट टू लिव, है ना। हम लोग रह रहे हैं, है ना। हम लोगों का जो जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे उल्लंघन हो रहा है या हमें शांतिपूर्ण तरीके से कोई जीने नहीं दे रहा है, तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से हम सहायता ले सकते हैं या न्याय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, द राइट टू स्पीक फ्रीली, टू राइट टू गेट एजुकेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रीली एजुकेशन ले सकते हैं, हम लोग फ्रीली बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन सारी चीजों में बाधाएं आ रही है, हमें कोई पढ़ने में कोई बाधा डाल रहा है या हम अपने जो क्या कहते हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं उसको हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं फ्रीली, कोई रोक रहा है, तो उसके लिए भी आपको क्या मिलेगी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, वो सारी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का हिस्ट्री क्या है ना। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो स्थापना हुई उसके बाद हम लोग देखते हैं 1947 से, सॉरी यहाँ पे 1950 होगा, है ना। 1947 से 50 के बीच में हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है या जो हमारी जो मौलिक अधिकार है उसको भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यह जो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आप सुने हो, है ना, 1928 में जो था उसके आधार पर ये जो फंडामेंटल का लिस्ट है, उसके अलावा कई सारे अधिवेशन हुए, कई सारे ऐसे मीटिंग्स हुई जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के संबंध में कुछ विचार विमर्श किए गए और अंततः जनवरी 1950 में क्या किया गया? आर्टिकल 12 से कितना है? 35, है ना। आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये अमेरिका से लिया गया है, वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स जो 1791 में, हाँ 1791 में वहाँ के नागरिकों के लिए क्या किया गया था? डिक्लेयर किया गया, लाया गया। उसी के आधार पर क्या किया गया है? हमारे भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया। इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन हुआ था 1948 में, उसका एक आधार बना हमारे मौलिक अधिकार की व्यवस्था का। ठीक है, और अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में क्या है? पार्ट 3 में या भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में इसकी पूरी विस्तृत तरीके से क्या की गई है? व्याख्या की गई। फंडामेंटल राइट्स का कुछ फीचर्स हैं, है ना। फीचर्स हैं या व्यवस्था विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है? ठीक है, ये मोर एलाबोरेट देन अदर कंट्रीज। ठीक है, मतलब कि विश्व के अन्य संविधानों से क्या है? बिल्कुल लंबा है। और देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की भी बहुत लंबी सूची दी गई। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। मौलिक अधिकार जो है उसमें बहुत सारे हमें अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन कुछ निषेधाधिकार, है ना। नेगेटिव मतलब कुछ यहाँ पे कह रहा है कि कुछ निषेधाधिकार प्रदान
प्रदान किए गए हैं। कुछ कुछ ऐसे जो अधिकार हैं जहाँ पे कुछ निषेध या कुछ रिस्ट्रिक्शन समय के साथ या कुछ आपातकालीन या इमरजेंसी के समय में उसे क्या किया जाता है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन, मतलब कि सिटीजन का या नागरिकों का सर्वांगीण विकास इसके द्वारा होता है। ठीक है, फिर है सस्पेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स को हमें सुरक्षा प्रदान, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में कुछ संशोधनों को भी शामिल किया गया है, या समय के साथ कुछ भी अधिकार ऐसे हमें लगते हैं कि हमें मिलने चाहिए। जैसे कि आप देखते हो कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, है ना, उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कब की गई है, आपको पता है? 2002 में, है ना। 2002 में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आप जानते हो कि अभी क्या कर रहे हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है ना। ये हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो कोई भी अधिकार अगर हमें समाज में महसूस हो रहा है कि ये इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसे अमेंडमेंट के द्वारा भी शामिल किया जाता है, संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, फिर सिटीजन और अलायंस के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सिटीजन्स एंड अलायंस, कहने का मतलब है कि सॉरी एलियंस, जो भी या फॉरेनर्स जो भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी जो नागरिक हैं या भारतीय नागरिक हैं, उन्हें अलग अधिकार प्रदान किया गया। और जो दूसरे देश के जो नागरिक यहाँ पे घूमने आते हैं, रहने आते हैं या कुछ समय के लिए कुछ काम से आते हैं, तो उन्हें भी एक अधिकार अलग मिला हुआ। ठीक है, और दोनों का सेपरेशन है, तो अलग अलग अधिकारों की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। और लास्ट है लिमिटेशन ऑन अथॉरिटीज। कई बार जो भी सत्ता होते हैं या कुछ प्रशासन की चीजें होती है, वहाँ पे कई जगहों पर कुछ सीमितता को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को कुल मिलाकर के सर्वोच्चता प्रदान की गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों का प्रकार या टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स हम लोग जानते हैं कि टोटल कितना है, 6 फंडामेंटल राइट्स है ना। 7 था स्टार्टिंग में, लेकिन उसको क्या बना दिया गया है, अब वैधानिक अधिकार के रूप में, लीगल राइट्स के रूप में उसे रखा गया है ना। लीगल राइट क्यों बनाया गया, कि मौलिक अधिकार को कानून किसी भी प्रकार से क्या कर सकती है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ना। अगर संपत्ति का अधिकार हम मौलिक अधिकार के रूप में रखते हैं, तो हम अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करना चाहेंगे, जिससे समाज में असमानता आएगी। ठीक है, तो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 44वां संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम था, जो कि कब आया था, 1978 में, है ना। 1978 में आया था, जिसके आधार पे उसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ रख दिया गया है, अब अनुच्छेद 300A में, है ना। 300A में रखा गया है और उसे वैधानिक अधिकार प्रदान किया। वो एक सिर्फ कानूनी अधिकार के रूप में आज जाना जाता है। तो हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें से हम लोग पहला देखेंगे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, है ना। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, सोशल इक्वालिटी, है ना, या सामाजिक समानता। फिर है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हर किसी को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। और लास्ट है 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, है ना, उपाधियों की समाप्ति, है ना। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, विधि के समक्ष समानता, है ना। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि हम सभी किसी भी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय
जाए, किसी भी तरीके की क्यों ना हो, हम गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, जैसे भी हैं, हमें कानून क्या मिलेगा, समान रूप से प्रदान किया जाए, ठीक है। लेकिन विशेष संदर्भ में आप देखोगे तो महिलाओं और बच्चों को या जो पिछड़े वर्ग हैं, है ना, माइनॉरिटीज को कुछ विशेष सुविधाएं सरकार प्रदान करती है, जिससे समाज में समानता लाई जा सके, ठीक है। सामाजिक समानता में हम लोग देखते हैं कि हर किसी को सामाजिक रूप से समानता प्रदान किया जाए, है ना। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या देखेंगे, हर किसी को नियुक्ति के संबंध में वो अधिकार प्रदान किया गया है कि वो कहीं पर भी अपनी योग्यता के अनुसार कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है अबलिशन ऑफ टाइटल्स, इसमें हम लोग देखते हैं उपाधियों का अंत या उपाधियों की समाप्ति। क्या होगा उपाधियों के अंत या समाप्ति में, शिक्षा और सेना को छोड़ करके किसी भी अन्य जगहों से आप टाइटल नहीं ले सकते हैं, आप अपने नाम के आगे या पीछे आप टाइटल नहीं लगा सकते हैं, वो कानूनी रूप से आपको क्या किया जाए, या इसको हम लोग गैर कानूनी बोल सकते हैं। अगर आप देखोगे कि हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले कई सारे राजा महाराजा है ना, तो कुछ पद के द्वारा या सम्मान पूर्वक उन्हें राय बहादुर इस तरीके से उन्हें पुकारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समाज में समानता लाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को हटाया गया है। सेकंड जो है राइट्स टू फ्रीडम, है ना, राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना के बीच में है, 19 से 22 के बीच में। अब 19 से 22 के बीच में हम लोग आर्टिकल 19 के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रता देखते हैं, ठीक है। याद रखना कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है अनुच्छेद 19 के तहत हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिली, और वो कौन कौन सा है आपको दिया गया है। आपको भाषण और विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। आप जब अपनी जो सोच है, अपने विचार है, उसको आप एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या है, आर्टिकल 19 के तहत आपको अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। सेकंड जो दिया गया वो शांतिपूर्ण और निशस्त्र होकर सभा करने, मतलब आप बिना शस्त्र बिना हथियार के आप कहीं पर भी आप सभा कर सकते हैं, जैसा कि आजकल होता है ना। अगर कोई भीड़ जमा हो रही है तो आपको अस्त्र शस्त्र के बिना आप सभा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं संगठन या संघ बनाने की भी स्वतंत्रता मिली है। हम लोग बनाते हैं संघ, है ना, चाहे वो छात्र संघ हो, मजदूर संघ हो, महिला संघ हो, है ना, या कई प्रकार के संघ समुदाय के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर बताता है फोर्थ है भारत राज्य क्षेत्र में आप कहीं पर भी आप स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, आप घूमते हैं, है ना, घूम फिर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। आप भारत में कहीं पर भी जाके आपको उस राज्य का या उस जगह का नियम और कानून को फॉलो करते हुए आप जमीन खरीद सकते हैं, आप घर बना सकते हैं और वहाँ पे आप बस सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कहीं कहीं से लोग आते हैं, बसते हैं, रहते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा संपत्ति के अर्जन, धारण एवं व्ययन की स्वतंत्रता, हम संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, है ना, नौकरी कर सकते हैं हम अलग अलग तरीके से, लेकिन वो कानूनी रूप से सही होना चाहिए, कानूनी रूप से वैध होना चाहिए, उसके आधार पर हम संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। और लास्ट है जीविका संबंधी स्वतंत्रता, आप अपनी मर्जी के अनुसार नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको स्वतंत्रता के द्वारा प्रदान की गई, मौलिक अधिकार के द्वारा, या लगता है कि ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है, लगता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमें भारतीय संविधान के द्वारा ये सारे अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 23 और 24 में हमें इसकी व्यवस्था
की गई है। 23 और 24 हमें ये बताता है कि किसी भी मानव को, है ना, किसी भी प्रकार मानव के साथ हम शोषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ 23 में यह भी बताता है कि अगर कोई बेगार है, अगर कोई सामाजिक कुरीतियां हैं या अगर किसी भी प्रकार से काम करने में वो सक्षम नहीं है तो उसके साथ किसी भी प्रकार से हम लोग गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 24 बताता है कि हम विशेष करके जो छोटे बच्चे होते हैं, आप जानते हो कि होटल में या कई सारे जो कारखाने हैं वहाँ पे गलत तरीके से उनसे काम करवाया जाए, तो छोटे बच्चों को हम लोग उस तरीके से भारी भरकम काम नहीं करा सकते, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 जो है वो बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को किसी भी कारखाने, किसी भी होटल, किसी भी सार्वजनिक जगह में, वैसे जगह पे हम लोग शोषण नहीं कर सकते हैं, उनको वो काम नहीं करा सकते, ठीक है। इसके लिए कई सारे कानून भी बनाए गए हैं और कई सारे ऐसे कानूनों की व्यवस्था की गई है जहाँ से इस प्रकार के जो शोषण हो रहे हैं उसको खत्म करने की बात कही जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, या कह सकते हैं हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, है ना। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, है ना, अगर किसी धर्म को मानना चाह रहा है तो वो उसके कॉन्शियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपकी अंतरात्मा पे डिपेंड करता है। कोई भी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती या दबाव के द्वारा किसी भी धर्म को पालन करने या किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करता। ये कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत लिखा गया है। सेकेंड हम लोग देखते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस, है ना। यहाँ पे क्या बताता है कि धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आप जानते हो कि कई सारी जो संस्थाएं होती हैं, कई सारे धार्मिक समुदाय होते हैं, ठीक है, तो उन समुदायों को, ठीक है, अपने लेवल पे कर देने या दान देने या उस चीज की व्यवस्था करने, उसका अधिकार प्रदान किया गया। हम अपने अपने धर्मों के समुदाय में ऐसी चीजें देखते हैं, कुछ संगठन होते हैं, कुछ ऐसे संस्था होती है जहाँ पे हम अपने समुदाय या अपने धार्मिक लोगों के साथ या उस समुदाय के साथ जुड़े हुए होते हैं और उसके विकास के लिए हम क्या करते हैं? दान देते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं या कोई भी जरूरत हो तो उसका हम लोग प्रबंध करते हैं। तो ये भी हमें अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 26 के तहत। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो नेक्स्ट है वो कहता है कि फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, है ना। यहाँ पे ये बताता है कि धार्मिक जो समुदाय है या संस्था है वहाँ पे उससे संबंधित लोग, है ना, आप खुद से क्या कर सकते हैं? उसमें दान दे सकते हैं, आप टैक्स दे सकते हैं, लेकिन राज्य किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को ये दबाव नहीं डालता है कि आप उस धर्म के हो, उस धर्म हो या यहाँ वहाँ आप टैक्स दो, है ना। ये किसी भी प्रकार से किसी नैतिक नहीं है और किसी भी प्रकार से ये वैधानिक रूप से प्रमाणित नहीं है और हम जो भी चाहें जहाँ भी चाहें वहाँ पर टैक्स दे सकते हैं, हम अपने धर्मों के साथ जुड़कर, ठीक है। इसमें क्या होगा? सिर्फ ये धार्मिक प्रयोजन के लिए होगा, ठीक है। और लास्ट है चेक ऑन रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, है ना। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। सरकार का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है या सरकारी स्कूल है या कॉलेज है वहाँ पे कोई विशेष धर्म की शिक्षा नहीं देगी, है ना, किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई विशेष धर्म का कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है तो वो उसका है, जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल 26 में देखा है ना, धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता यहाँ, तो यहाँ पे वो कर रहा है। लेकिन आर्टिकल 28 क्या बताता है? सरकारी राजकीय जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पे जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पे कोई विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये क्या बताता है कि हम कहीं पर भी भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी शिक्षा और संस्कृति का हम विकास कर सकते हैं, हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं, तो हम अपनी संस्कृति और शिक्षाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर भी वो क्या कर सकता है, अपनी संस्कृति का और अपने जो परंपराएं हैं उनका वो विकास कर सकता है। और लास्ट हम लोग देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32, है ना। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, है ना, वो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे वो भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब तक 5 जो भी मौलिक अधिकार हम लोगों ने देखा उसकी सुरक्षा हम इस संवैधानिक उपचारों के तहत देखते हैं। ये एक रेमेडीज है ना, ये उपचार प्रदान कर रहा है। देखते हैं कि क्या क्या उपचार प्रदान करता है, ठीक है। इसमें हम लोग पहला देखते हैं कि ये क्या बताता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में पहला हम लोग देखते हैं हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। मतलब कि कोई भी बंदी बनाया गया है तो उसे उसको, है ना, उसे उसका अपराध सिद्ध के द्वारा ही, मतलब अपराध सिद्ध जब होता है उसके बाद ही उसे क्या किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है। अगर मेरा मन किया हम पुलिस हैं और आप लोगों को हम सिर्फ डाउट कर रहे हैं कि तुमने चोरी किया है और हम जेल में बंद नहीं कर सकते हैं, हम हिरासत में नहीं ले सकते जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, किसी को अपराध घोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अपराधी को उसके क्या कहते हैं, अपराध के साथ क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष किया जाता है, बंदी को प्रत्यक्ष करना, सशरीर उपस्थित किया जाता है कि फलना ने इस आधार पर ये क्या कहते हैं, अपराध किया है और उसे उपस्थित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, किसी को कोई भी अपराधी है तो उसका क्या किया जा रहा है, उपचार किया जा रहा है कि हम उसे उपस्थित कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परमादेश, है ना। परमादेश में क्या होता है, जो न्यायालय जो होता है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि वो जो भी कर्तव्य पालन है या जो आज्ञा है या जो आदेश है उसका सही तरीके से क्या करें, पालन करें, ठीक है। मान लिया हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को क्या करेगा, आदेश देगा कि आप अपने कार्यों को सही तरीके से करें, परमादेश, है ना। अगर हाई कोर्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देगा कि वो अपने कार्यों को सही तरीके से करें, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। ये क्या बताता है कि उच्च न्यायालय जो होता है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को निषेध करता है, प्रतिषेध करता है या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने में कुछ प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है ना। तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि कुछ ऐसे मामले जो दिए गए हैं जहाँ पे उसको आगे नहीं बढ़ना है या कुछ केस के मामले में उसको वहीं तक सुनवाई करनी है, तो उसका वो दायरा, सीमा रेखा वो तय कर देता है कि आपको इस क्षेत्र से आगे नहीं जाना है। तो कई सारे मामले जो होते हैं आप देखते हो आगे कि कुछ सारे मामलों को हाई कोर्ट मंगा लेता है, ठीक है। और जो केस जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट जो है मंगा लेते हैं और वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षालेख, है ना। इसमें यह बताया जाता है कि यह एक ऐसा लेख है या एक ऐसा रिट जारी किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति, है ना, मान लिया उसकी नियुक्ति की गई है ना, और कहीं पर वो जॉब कर रहा है, लेकिन उसका किस अधिकार से जॉब कर रहा है उसका कोई प्रमाण नहीं है, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई कहीं पर क्या करता है, जॉब करता है ना, तो उसको वो क्या करता है, अधिकार क्षेत्र मतलब वारंट जारी करता है और बोलता है कि आप गैर कानूनी से तो किसी जगह पर नहीं हो, है ना, तो वो
अधिकार परीक्षा लेख है वो बोलता है कि आप किस अधिकार से किसी पोस्ट में, मान लिया हम गलत तरीके से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और मेरे संबंध में क्या आएगा, अगर मेरे पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास पीजी नहीं है, हम पढ़े नहीं हैं, तो उस संदर्भ में क्या होगा, हम फर्जी रूप से यहाँ पे, तो मेरे खिलाफ क्या आएगा, वारंट आएगा कोर्ट से कि आप किस अधिकार से, तो मुझे वो जवाब देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो लोग गलत तरीके से किसी संस्था या किसी विभाग में काम कर रहे हैं उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सही तरीके से न्याय कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है उत्प्रेषण सेरेटोरी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो उच्च न्यायालय होता है वह अधीनस्थ न्यायालय से मंगा लिया जाता है कुछ केस को या कुछ मुद्दों को, है ना। जैसे कि प्रोहिबिटेशन में हमने क्या देखा, एक अधिकार क्षेत्र को बांधता है उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय, है ना। और ये जो उत्प्रेषण है वो क्या करता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं उसको वहां से ऊपर मंगा लेता है, मतलब न्याय करने के लिए, ठीक है। मान लिया जैसे कि अगर हम लोग मान लिया हम हाई कोर्ट में हैं और मान लिया ईशान सर हमारे विभाग में जो सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो कि मेरे से काम नहीं हो रहा है या बहुत डिले हो गया है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मेरे से वो केस मंगा लेंगे और वो केस को वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 तरीके से हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी कुछ गैर कानूनी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो हमें न्यायालय के द्वारा कुछ रेमेडीज या उपचार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया कि संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले कहाँ था, अनुच्छेद इसमें था, और अब कहाँ है, लीगल राइट्स के रूप में अनुच्छेद कितना में है ना। तो ये जारी हो जाता है, ठीक है, ये 78 होगा, लेकिन यहाँ पे इसके बाद से क्या कर रहा है वो एक लीगल राइट्स के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 301 के अंतर्गत आज हम लोग मौलिक अधिकार में संपत्ति का जो अधिकार था उसे आज हम पूर्ण रूप से लीगल राइट्स के रूप में जानते हैं, ठीक है।